Hello and warm welcome to all. Today is 28th of August and we are going to discuss the daily Hindu newspaper analysis. But before starting the editorial discussion, let us understand some of the ethical terms that we discusses for the GS paper 4 on the daily basis. So, today we are going to talk about prejudice. तो प्रेजुडाइज की हिंदी मीनिंग की बात करें तो इसका मतलब होता है पूर्व धारणा, यानी कि पहले से बनाई गई धारणा जो व्यक्ति के मन में होती है और जो उनके एक्शन में भी हमें देखने को मिल जाती है। यानी कि आप समझ सकते हैं कोई व्यक्ति है, अब उसका एक विचार है, वो सर्टेन पर्सन्स या फिर ऑब्जेक्ट को लेकर डिसलाइक करता है या फिर लाइक करता है, तो ऐसे में वो न्यूट्रल नहीं हो सकेगा। उसके एक्शंस में वो प्रेजुडाइज या फिर पूर्व धारणा रिफ्लेक्ट होते हुए नजर आएगी। एंड जहां पर प्रेजुडाइज होता है वहां पर मान के चलिए आप कि न्यूट्रलिटी नहीं रहेगी डिसीजन में, थिंकिंग में, एक्शन में। एंड जहां पर न्यूट्रलिटी नहीं रहती है वहां पर डिस्क्रिमिनेशन आना स्वाभाविक बात है, भेदभाव आना स्वाभाविक बात है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं अगर आपको दूं तो जैसे कोई व्यक्ति है, वो क्राइम करता है लेकिन उस पर क्राइम साबित नहीं हुए हैं, तो इसका मतलब वो क्राइम किया या नहीं किया अभी तक डिसाइड नहीं है। वो बेसिकली जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी एंड जब आपका कोर्ट उस पर फैसला सुनाएगा तब पता चलेगा कि वो कन्विक्टेड है। लेकिन बिफोर दैट वो तो आपका एक्यूज्ड ही है। लेकिन सोशल मीडिया में लेट से कि इतना ज़्यादा वीडियो वायरल होता है कि उस पर एक पूर्व धारणा बन जाती है व्यक्ति के मन में कि नहीं, क्राइम तो इसी ने किया है। तो जिसे आप मीडिया ट्रायल्स भी कहते हो, यानी कि कोर्ट ने ट्रायल नहीं किया, कोर्ट ने फैसला नहीं किया, उससे पहले हम लोगों ने किसी व्यक्ति के खिलाफ एक प्रेजुडाइज बना ली कि जो क्राइम किया गया है वो इसी व्यक्ति के द्वारा किया गया है। तो ये भी तो एक प्रेजुडाइज का एग्जाम्पल है। तो दैट्स वाई प्रेजुडाइज इनफैक्ट्स न्यूट्रलिटी एंड प्रमोट्स डिस्क्रिमिनेशन। इवन व्हाट, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में प्रेजुडाइज बिहेवियर देखने को मिलता है लोगों में ऑन द बेसिस ऑफ कलर, ब्लैक, व्हाइट, ये सब भी धारणा मिलती है। तो ये भी प्रेजुडाइज का एग्जाम्पल है। होप यू अंडरस्टूड। नाउ शिफ्टिंग आवर फोकस टू एडिटोरियल डिस्कशन। दो आर्टिकल आज हमें डिस्कस करने हैं एंड द फर्स्ट आर्टिकल विल बी रिलेटेड टू द इंसिडेंट्स ऑफ डिजास्टर विच आर टेकिंग प्लेस इन द हिमालयन रीजन। कहा जाता है कि जो हिमालयन रीजन में डिजास्टर जैसी घटनाएं हम देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जो वहां पर चल रहे हैं वो एक बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। और यहाँ पर कुछ केस स्टडी की भी बात की जाएगी, तो हम उन केस स्टडी को भी डिस्कस करेंगे डिटेल में और हम देखेंगे कि रेमेडीज क्या है। तो इस आर्टिकल से आपको काफ़ी अच्छे पॉइंट्स देखने को मिलेंगे और कीवर्ड्स भी आपको ध्यान रखना है जो एग्जामिनेशन में आपको इस्तेमाल भी करने हैं मेंस आंसर राइटिंग में, क्योंकि इन कीवर्ड से आपका जो लैंग्वेज है ना वो इम्प्रूव होकर आएगा एंड इट विल फेच यू गुड मार्क्स एज वेल। दूसरा आर्टिकल आपका रोहिंग्या के जो इश्यूज चलते हैं हमारे देश में उसके बारे में हम जानेंगे, क्या कुछ सॉल्यूशन है, क्या प्रॉब्लम्स फेस हो रही है एंड आखिरकार रोहिंग्या क्राइसिस का ओरिजिन कहाँ से हुआ, कहाँ से ये लोग आए एंड क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, उन सब को हम डिटेल से चर्चा करेंगे। बट आप लोगों का सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, फ्रेंड सर्कल में शेयर करें ताकि जो भी स्टूडेंट्स हैं जो इन एडिटोरियल डिस्कशन से लाभ उठाना चाहते हैं उनको भी फायदा पहुंचे, क्योंकि एजुकेशन इज फॉर ऑल एंड आपको शेयर करना आपकी एक प्रकार से एजुकेशन को स्प्रेड करने में
कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो नाउ शिफ्टिंग आवर फोकस टू आवर एडिटोरियल डिस्कशन, पहला आपका जीएस पेपर 3 के अंतर्गत कवर होगा। तो आपको पता ही है, जब हम हिमालयाज की बात करते हैं तो बहुत ही विशाल पर्वत है, लेकिन क्या ये पर्वत सुरक्षित है? अगर सुरक्षित होता तो यहां पर डिजास्टर्स नहीं आती। आप देख रहे हो रिसेंट इंसिडेंट्स लाइक जोशीमठ लैंडस्लाइड हुआ, इवन व्हाट अभी आपके मॉनसून्स के कारण इतने ज्यादा लैंडस्लाइड की घटनाएं देखने को मिल रही हैं, अभी भी ये घटनाएं चल ही रही हैं, जिसके कारण ना जाने कितने लोगों का घर बर्बाद हो गया। एंड इस आर्टिकल में यही बात की जा रही है कि आखिरकार इसका कारण क्या रहा है। क्या इसका कारण नेचुरल रहा है या फिर हमने इस प्रकार की घटनाओं को प्रमोट करने में मदद किया? तो बेसिकली हमने ही इस घटनाओं को प्रमोट करने में मदद किया। कैसे? बिकॉज ऑफ आवर फ्लॉलेस डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स दैट वी आर प्रमोटिंग देयर। क्योंकि जो हिमालयन रीजन है वो इकोलॉजिकली फ्रेजाइल रीजन है। इकोलॉजिकली फ्रेजाइल रीजन मतलब क्या कि आप देख सकते हो कितना हायर स्लोप्स है हिमालयन माउंटेन का। तो जरा सा भी अगर वहां पर डिस्टरबेंसेस होगा तो मान के चलिए कि पूरा लैंड मास उसमें क्रैक आ सकती है, लैंडस्लाइड आ सकता है। एंड इतनी ज्यादा हम प्रोजेक्ट्स प्रमोट कर रहे हैं वहां पर, तो जाहिर सी बात है इसका परिणाम हमें देखने को मिलेगा। एज वेल एज जो टूरिस्ट्स हैं उनके लिए भी हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं, तो वो सब भी कहीं ना कहीं इस रीजन को डिजास्टर प्रोन बनाने में कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो अगर इस प्रकार की एक्शंस प्रोजेक्ट्स चलती ही जाएंगी, इस पर प्रॉपर रेगुलेशंस नहीं लगाया जाएगा, तो मान के चलिए जो डिजास्टर्स हो रहे हैं लाइक लैंडस्लाइड, लाइक जोशीमठ में जो घटना हुई, या फिर एक्सीडेंट्स जो हो रहे हैं 4 धाम यात्रा के रूट में, वो फिर खबर आपको डेली न्यूज़पेपर में देखने को मिलती रहेंगी। तो यहाँ पर एक केस स्टडी भी बताया जाता है कि जैसे आपका 4 धाम महामार्ग विकास परियोजना 2016 में लाया गया था। इसके अंतर्गत क्या था कि जो आपके 900 किलोमीटर ऑफ रोड है, ठीक है, उसको वाइड किया जाएगा, यानी कि चौड़ा किया जाएगा। लगभग आप मान सकते हैं कि 12 मीटर वाइडन किया जाएगा। एंड बिकॉज ऑफ दिस बहुत सारे फॉरेस्ट एरियाज का एक्सप्लॉयटेशन होगा, फॉरेस्ट काट दिए जाएंगे। अब ये सब जो फॉरेस्ट होते हैं ना, वो लैंड मास को पकड़ के रखते हैं, सॉइल्स को पकड़ के रखते हैं, यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी होती है। लेकिन जब ये काटे जाएंगे तो आप बताओ कि आपका इन्वायरमेंट डिस्टर्ब होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। एंड बिकॉज ऑफ द डिस्टर्बेंसेस ये सो आपके डिजास्टर जैसी घटना है वो भी प्रमोट होगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 4 धाम महामार्ग विकास परियोजना जो 2016 में लाया गया था, इसके अंतर्गत 900 किलोमीटर ऑफ रोड वाइडनिंग किया जाएगा, यानी कि डबल लेन किया जाएगा। एंड इसको गढ़वाल रीजन एंड कुमाऊं रीजन जो कि उत्तराखंड में है वहां पर इंप्लीमेंट किया जा रहा है। उसके कारण ट्रीज का नुकसान हुआ, फॉरेस्ट लैंड का नुकसान हुआ बिकॉज ऑफ द डिफॉरेस्टेशन एंड ऑल्सो टॉप फर्टाइल सॉइल्स। अब सॉइल्स को बनने में लाखों साल लग जाते हैं, लेकिन आप समझिए डिस्ट्रक्शन में कुछ भी समय नहीं लगता। बस एक पॉलिसी बनानी है, उसको इम्प्लीमेंट करना है एंड सब कुछ डिस्ट्रक्ट हो गया। एंड इतना ही नहीं, जब ये डिस्ट्रक्शन होगी तो फिर जो मलबे निकल कर आएंगे वो फिर रिवर्स में जा रहे हैं, और जो वाटर सोर्सेस है, बहुत सारे रिवर्स निकलती है ना यहाँ से, जैसे गंगा, आपका घाघरा, गंडक, ये सब रिवर्स निकलते हैं, अलकनंदा, ये सब रिवर्स निकलते हैं। तो ये सब मटेरियल्स इसमें जाएंगे तो रिवर का जो पाथवे है वो तो ब्लॉक होगा ना। तो फिर जहाँ पर हम उनके नेचुरल फ्लो को रोक देंगे या फिर इनडायरेक्टली हम उसे रोकने का प्रयास करेंगे तो फिर रिवर्स भी अपना प्रभाव दिखाएगी। एंड इस प्रकार के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को इंप्लीमेंट करने से पहले एक रेगुलेशन है कि लेट्स से
कि अगर कोई आपका प्रोजेक्ट है, रोड प्रोजेक्ट, जो 100 किलोमीटर से ज़्यादा का है, तो उसके लिए इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस की ज़रूरत होती है। लेकिन अब देखिए कि गवर्नमेंट ने किस प्रकार से रूल्स को बाईपास किया है। इन प्रोजेक्ट्स को छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स में बदल दिया गया, 53 स्मॉल प्रोजेक्ट्स, एंड सबके साइज लगभग आपके 100 किलोमीटर से कम रखे गए। तो हो गया ना बाईपास। एंड बाईपास में आपका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के रिक्वायरमेंट्स को भी बाईपास कर दिया गया। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट क्या होता है कि बेसिकली कोई प्रोजेक्ट हम ला रहे हैं तो सबसे पहले हम उस प्रोजेक्ट का इम्पैक्ट देखेंगे कि इन्वायरमेंट पर क्या पड़ेगा, एंड बेस्ड ऑन दैट हम डिसीजन लेंगे कि उस प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करना है या नहीं करना है। लेट्स से कि काफ़ी ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट है इन्वायरमेंट पर, तो हो सकता है हम उस प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करने से रोक दें, लेकिन उससे पहले हमें EIA करना पड़ेगा ना। EIA काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है, इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है कि अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो भी वो बातें की हैं उसको प्रमोट करने के लिए, उसको फुलफिल करने के लिए इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स को EIA यानी कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के रिक्वायरमेंट से साइडलाइन करने का प्रयास करती है। तो ये सब कुछ बात हमने आपको बताया। नाउ जो आपके डेंस फॉरेस्ट है अराउंड चंबा, आगरखल, मलेठा, शिवपुरी, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, ये सब आपके उत्तराखंड में है। तो ये सब जो डेंस फॉरेस्ट है, बिकॉज ऑफ द प्रोजेक्ट दे आर वैनिसिंग। बस एक रीजन बचा है, दैट इज योर भागीरथी इको सेंसिटिव जोन। अब ये इसलिए बचा है क्योंकि ये आपका प्रोटेक्टेड साइट के रूप में डिक्लेयर किया गया था अंडर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। बिकॉज ऑफ द प्रोटेक्शन स्टेटस इसको इतनी आसानी से डाइवर्ट नहीं किया जा सका। क्यों नहीं किया जा सका? बिकॉज अगर आपको प्रोटेक्टेड साइट में कोई भी प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट करना है तो उसके लिए जोनल मास्टर प्लान तैयार करना पड़ेगा, एज वेल एज इसका डिटेल्ड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करने की जरूरत होगी। तो ये आपका जो चार धाम महामार्ग विकास परियोजना प्रोजेक्ट है, अब ये अगर इस एरिया से गुजरेगा तो फिर ये प्रोसेस करने की जरूरत है। लेकिन आप देखिए कि कैसे यहाँ पर भी बाईपास करने का प्रयास किया जाएगा। पहली बात तो ये कि इस प्रोजेक्ट को तेजी से कंप्लीट करने के चक्कर में जो आपका मास्टर प्लान है इसको काफ़ी हड़बड़ी में अप्रूवल दिया गया, यानी कि प्रॉपर प्लान बने ना बने इस पर उतना ज़्यादा केयर नहीं किया गया, एंड इट वाज गिवन हैस्टी अप्रूवल। ऑल्सो जो मैंडेटरी एंड डिटेल्ड EIA इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट करने की ज़रूरत थी वो भी नहीं हुई, एंड इसका परिणाम क्या हो रहा है, थाउजेंड्स ऑफ डिओडर ट्रीज। ये ध्यान रखना है आपको, डिओडर ट्रीज कहाँ मिलते हैं? हिमालयन रीजन में, ठीक है। ये आपको प्रीलिम्स से पूछा जा सकता है। तो वो भी अब खतरे के घड़ी में है क्योंकि इसको भी डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, एज वेल एज जो माउंटेन स्लोप्स होते हैं। अब वहाँ पर जब प्रोजेक्ट्स इम्प्लीमेंट किए जाएंगे तो आप समझिए कि स्लोप्स को आपको काटा जाएगा ताकि रोड वाइडन हो सके, तो फिर माउंटेन स्लोप्स भी काफ़ी ज़्यादा खतरा फेस कर रहे हैं। तो ये आपका पूरा कंक्लूजन है। नाउ ये जो आपका वाइडनिंग प्रोजेक्ट चल रहा है रोड को वाइडन करने का फॉर अट्रैक्टिंग द टूरिस्ट, गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाला था पहले। तो इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है वही दोनों में कंट्राडिक्शन है। यानी कि गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के अनुसार ये बोला गया था कि जो आपका हिमालयन रीजन है ना, यहाँ काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेज है डबल लेनिंग करने में। क्यों चैलेंजेज है? क्योंकि हमें फिर हिल स्लोप्स को डीस्टेबलाइज करना पड़ेगा, एज वेल एज काफ़ी ज़्यादा इसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट होगा। लेकिन आज आप देखिए कि गवर्नमेंट जो है इसी प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ा रही है। एंड इतना ही नहीं, इसमें ये भी रिकमेंड किया गया था जो विथ होना चाहिए आपका वाइडनिंग ऑफ लेन का, रोड का, वो लगभग आपका 5.5 मीटर विथ का होना चाहिए या फिर अप्रोक्स 23 फीट होना चाहिए। लेकिन इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत क्या विथ रखी जा रही है? 12 मीटर। तो आप समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है अपने ही नोटिफिकेशन से कंट्राडिक्ट कर रही है। हालांकि
सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर गया था, सुप्रीम कोर्ट ने खुद से इस मैटर पर फैसला देने का प्रयास किया, लेकिन गवर्नमेंट ने वहां पर क्या अपनी ओपिनियन दे दी, नेशनल सिक्योरिटी के कारण हम ये प्रोजेक्ट्स को इंप्लीमेंट करवा रहे हैं। ऑल्सो एक बड़ा इश्यू आता है इन रीजन्स को लेकर, दैट इज योर ओवर कैरिंग कैपेसिटी। ओवर कैरिंग कैपेसिटी मतलब जैसे अभी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है ये, एंड बिकॉज ऑफ दैट बहुत सारे पर्सन्स यहाँ विजिट करते हैं एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एंड बिकॉज ऑफ द इकोलॉजिकली फ्रेजाइल जोन, तो जाहिर सी बात है इसकी एक लिमिटेड कैपेसिटी होती होगी पर्सन्स को कैरी करने के लिए। तो गवर्नमेंट इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। दैट इज बिफोर द मॉनसून, जब मॉनसून सीजन नहीं आया था तो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने कैरिंग कैपेसिटी को और बढ़ा दिया कि और भी ज़्यादा विजिट कर सकते हैं। अब जितना ज़्यादा विजिट करेंगे उतना ज़्यादा आपका समझ के चलिए पॉल्यूशन होगा, वेहिकुलर पॉल्यूशन होगा, लोड बढ़ेगा उस लैंड मास पर, लैंडस्लाइड होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन इन सब पर ध्यान नहीं दिया गया और भी ज़्यादा कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ा दिया गया। तो वही है, जो चार धाम श्राइन है उत्तराखंड का, दे आर ऑलरेडी ओवरबर्डन एंड देयर कैरिंग कैपेसिटी हैज बीन इंक्रीज्ड। तो जो साइंटिफिक रैशनल है इसको इग्नोर किया गया एंड बस टूरिज्म सेक्टर को प्रमोट करने का प्रयास किया गया। लेकिन बिकॉज ऑफ द रिसेंट वार्निंग आफ्टर द मॉनसून वी हैव सीन हैवॉक लाइक सिचुएशन इन द हिमाचल और द उत्तराखंड। तो फिर गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लेने का प्रयास किए, जैसे कि आपका उन्होंने प्रपोज किया कि हम कैरिंग कैपेसिटी को रीअसेस करेंगे, उसको असेसमेंट के बाद अगर कम करना हो तो कम करेंगे। तो ये सब कुछ डेवलपमेंट्स चल रहे हैं। उसके बाद क्या, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के भी रिकमेंडेशंस आए हैं। जैसे इस मुद्दे पर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी स्टैब्लिश किया गया था ऑन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी एज वेल एज जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट। तो उन्होंने ये बोला कि देखिए हिमालयन रीजन एक इको सेंसिटिव जोन है और भी बाकी सारे जो एरिया है इन इंडिया वो हो सकता है काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो, तो आप वन साइज फिट्स फॉर ऑल नहीं रख सकते। यानी कि होता है ना कि एक ही छतरी में सब आ जाएंगे, तो ये अप्रोच से नहीं चल सकते, बिकॉज डिफरेंट एरियाज हैव डिफरेंट कंडीशंस, डिफरेंट इन्वायरमेंटल कैपेसिटी। जैसे हिमालयाज की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा लैंडस्लाइड डिजास्टर्स का खतरा रहता है, तो आप यहाँ पर और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोविजंस लेने की ज़रूरत है, रेदर कि आप यहाँ पर ढीली दें, क्योंकि ये इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है। तो यहाँ पर और ज़्यादा कड़क रेगुलेशंस का पालन होना चाहिए। तो ये रिकमेंडेशन की गई थी। एज वेल एज ये बात भी आप समझिए कि अगर आपको गंगा को प्रोटेक्ट करना है, गंगा के वाटर को पेरिनियल बना के रखना है, पेरिनियल यानी कि हमेशा वो फ्लो करते रहे, तो जाहिर सी बात है गंगा का सोर्स क्या है, गंगोत्री ग्लेशियर। और क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग के कारण आप हमें बताइए कि ये गंगोत्री ग्लेशियर कम हो रही है या नहीं हो रही है साइज में? बिल्कुल हो रही है। तो फिर जो वाटर गंगा में आ रहा है हो सकता है वो भी कम होने लगे समय के साथ, वो हो भी रहा है। ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट्स आए हैं, पब्लिश हुए हैं, जो इस बात की पुष्टि भी करता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज और घट रही है घटना, जैसे टूरिज्म के कारण वेहिकुलर मूवमेंट, जो गाड़ी वाहन का मूवमेंट है वो काफ़ी तेजी से बढ़ा है, उसके कारण पॉल्यूशन होता है। जो आपके ब्लैक कार्बन्स है ना वो आपके गाड़ियाँ से निकलती है, एंड ऑल्सो फॉरेस्ट फायर्स के भी इंसिडेंट्स हुए। एंड बिकॉज ऑफ दैट ये जो आपके ब्लैक कार्बन्स है ये आपके सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं और ये गुड एब्जॉर्बर्स होते हैं हीट का। तो जब ये ग्लेशियर्स पर जाके बैठ जाती है तो आप समझिए कि हीट को ये एब्जॉर्ब करने लगती है, और जितना ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेंगे ये ग्लेशियर्स उतनी ज़्यादा मेल्ट होगी, बिकॉज हीट जो है वो आपका ट्रांसफ़र होगा ग्लेशियर में, और ग्लेशियर में जितना ज़्यादा हीट बढ़ेगी वो मेल्टिंग भी करेगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से जो ग्लेशियर्स है वो मेल्ट कर रही है, एंड इवन इट में पोज challenges to water security, challenges to our agriculture sector in the coming future, because हमारा जो नॉर्थ इंडियन प्लेन्स है
वो बेसिकली इन्हीं सब हिमालयन रीजन्स पर डिपेंडेंट है फॉर द इरिगेशन, फॉर द एग्रीकल्चर। तो अगर इनकी सेफ्टी इंश्योर नहीं होगी तो मान के चलिए देयर विल बी अ डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट। सो अगर ये रोड को 12 मीटर चौड़ा किया जाएगा, वाइड किया जाएगा, तो आप समझिए उसके ऊपर क्या लगाए जाते हैं, ब्लैक कलर के टार जो होते हैं, आपने देखा होगा, काला काला रहता है रोड के ऊपर जो चढ़ाया जाता है, तो वो भी तो एब्जॉर्ब करेगा ना, और वो जब एब्जॉर्ब करेगा तो हीट भी रिलीज करेगा। एंड आसपास जो ग्लेशियर्स है उसका इम्पेक्ट जरूर पड़ेगा हीट का ग्लेशियर्स के ऊपर, एंड वो मेल्ट और तेजी से हो सकती है। दैट विल ऑल्सो पोजेज डिफरेंट एनवायरमेंटल चैलेंजेस एंड ह्यूमन रिलेटेड चैलेंजेस। वही बात है, कंक्लूजन में यह है कि हमें देखना पड़ेगा कि हम किसको प्रमोट करते हैं। भले ही डिबेट इन्वायरमेंट वर्सेस डेवलपमेंट का है, लेकिन इसको इंश्योर करने के लिए जो सॉल्यूशन है वो रेगुलेशन है, कि गवर्नमेंट रेगुलेट करे और बहुत अच्छे तरीके से रेगुलेशंस का पालन करे। इवन अगर 12 मीटर की जगह पर हम रोड की विड्थ को कम भी कर देते हैं और इसके कारण बहुत सारे डिजास्टर्स होने से बच जाते हैं इन द फ्यूचर, तो ये गुड चॉइस होनी चाहिए। ठीक है, तो कभी कभी हमें झुकना भी चाहिए नेचर के सामने। एंड ऑल्सो इंडियन हिमालयन रीजन इज बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय ग्रीड, एंड इस ग्रीड के कारण इसका इम्पैक्ट आप देख रहे हो ऑल ओवर हिमालयन रीजन में देखने को मिल रहा है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट के रूप में दिख रहा है, सोशल इम्पैक्ट के रूप में दिख रहा है, एंड जो लोगों को परेशानियां हो रही हैं वो तो अलग ही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पॉलिटिकल, ब्यूरोक्रेटिक एंड रियल इस्टेट लॉबीज, इन सब की मदद से आपका जो रेगुलेशन है वो मैनिपुलेट हो जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट इसका इम्पैक्ट आपका इन्वायरमेंट पर देखने को मिलता है। सो वी हैव डिस्कस दिस आर्टिकल इन डिटेल। होप यू अंडरस्टूड द बेसिक core crux of this article. Now shifting our focus to second editorial discussion, and that is related to the Rohingya refugee. When we talk about Rohingya refugee, तो सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि आज से ठीक 6 साल पहले, ठीक है, जो म्यांमार है, मैं आपको एक मैप दिखाता हूँ, ये है आपका म्यांमार। ठीक है, और म्यांमार इंडियन स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो यहाँ पर क्या था ना, रोहिंग्या रहते थे। तो ठीक 6 साल पहले यहाँ की जो मिलिट्री है ना, उन्होंने रोहिंग्या के खिलाफ एक्शन लेना शुरू किया, उनको भगाना शुरू किया। जेनोसाइड जैसा कंडीशंस यहाँ पर बनने लगी थी। तो डर के भावना में आकर जो लोग थे वो दूसरे देश भागने को मजबूर हुए। तो कहाँ जाएंगे, आप बॉर्डर देखिए, ठीक है, मिजोरम, मणिपुर, ये सब बॉर्डर टच करते हैं, तो फिर ये इधर को आना शुरू होंगे। एंड इवन जो आपका म्यांमार है वो बांग्लादेश के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है, तो वो म्यांमार में भी जाके बसना शुरू कर गए। तो आप समझो कि म्यांमार से घटना घटी और जो रोहिंग्याज हैं वो इंडियन स्टेट्स में आके शिफ्ट होने लगे, एज वेल एज बांग्लादेश में भी गए। तो ये फिर आ गया आपका रिफ्यूजी वाला सिस्टम, क्योंकि बिना कोई लीगल पासपोर्ट एंड वीजा के यहाँ पर वो आने लग गए। तो एक प्रकार से रिफ्यूजी के रूप में वो आए। लेकिन गवर्नमेंट ने इन पर एक्शंस लिया, इनको डिटेंशन कैंप्स में रखा हुआ है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें चल रही है, और इसके कारण जो आपके चिल्ड्रन हैं रोहिंग्या कम्युनिटी के, वो भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें फेस कर रही हैं। उनका जो राइट्स है, ठीक है, वो सब भी प्रभावित हो रहा है। तो इस आर्टिकल में इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा होगी, हमने आपको दिखाया। आपको ध्यान रखना है फॉर द प्रीलिम्स पर्पज कि म्यांमार कौन कौन से इंडियन स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करता है, और आप ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। साथ ही साथ ये भी बताएं कि नॉर्थ ईस्ट का वो कौन सा स्टेट है जो बांग्लादेश और म्यांमार दोनों के साथ बॉर्डर शेयर करता है, ये भी आप जरूर मैप में देखकर हमें बताएं। तो नाउ कंटेक्स्ट क्या है, तो बेसिकली अभी एक वीडियो वायरल हुई थी जहां पर जो रोहिंग्या जम्मू सेंटर में रह रहे थे, तो वहां पर पुलिस ने टीयर गैस छोड़ा था, एंड बिकॉज ऑफ दैट ऐसा आरोप लगाया जाता है कि 5 महीने का एक बच्चा जो उस कैंप में
रह रहा था उसकी मृत्यु हो गई। तो बात वही कही जाती है इस आर्टिकल में कि ये जो लोग हैं ना, ये तो प्रिजनर्स नहीं है ना, ना ही ये क्रिमिनल्स है, तो इसको फिर जेल लाइक कंडीशन में क्यों रखा जा रहा है। और कंडीशन मैंने आपको बताया था कि रोहिंग्या का इशू कहाँ से निकला, म्यांमार से निकला, और उसके कारण लगभग आप देखिए कि 7,70,000 माइग्रेशन हुए थे म्यांमार से, एंड लगभग लगभग 20,000 लोग वो इंडिया में आ गए थे। और दूसरी बात ये भी कही जाती है कि जो आपके जम्मू डिटेंशन में रोहिंग्याज रह रहे हैं उनके पास यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल का कार्ड भी है जो वैलिडेट करता है कि वो रिफ्यूजी हैं, फिर भी इनको जेल लाइक कंडीशंस में रखी जा रही है, तो ये समझ में नहीं आ रहा है। एंड why they are treated as criminals, why they are living in a prison like facility, why children are being held up as prisoners in detention centers, जबकि ये रिफ्यूजी हैं। एंड जब हम ग्लोबल कम्युनिटी से जुड़ते हैं, जब हमारा एम है वसुधैव कुटुंबकम का, तो फिर शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी है टू प्रोटेक्ट देम एंड हेल्प देम सर्वाइव थ्राइव, नॉट इम्प्रिजन देम, टीयर गैस देम। ये बात बोली गई है। तो ये सब चीज़ें क्यों हो रही है, क्यों ज़्यादा डिटेंशंस हो रहे हैं? बिकॉज इंडिया के पास पहली बात तो डोमेस्टिक लॉ नहीं है जो रिफ्यूजी के एजाइलम की बात करता हो, एंड ऑल्सो इंडिया इज नॉट ए सिग्नेटरी टू द 1951 रिफ्यूजी कन्वेंशन जो रिफ्यूजी के वेलफेयर की बात करता है, एज वेल एज 1967 प्रोटोकॉल। ये सब ध्यान रखना है आपको, यूज करने हैं इन सेंस में। एंड ऑल्सो रिफ्यूजी को एक प्रकार से इलीगल इमिग्रेंट्स के रूप में देखा जाता है, एंड इसको फॉरेनर्स एक्ट 1946 के प्रोविजंस के अंतर्गत ट्रीट किया जाता है। एंड ये जो आपका फॉरेनर्स एक्ट 1946 है, ये बेसिकली काफ़ी ज़्यादा पावर दे देता है एग्जीक्यूटिव्स को अगेंस्ट द फॉरेनर्स जिनके पास लीगल पासपोर्ट वीज़ा नहीं है, कि वो इन पर अंधाधुंध एक्शंस ले सके। जबकि जो हमने रोहिंग्या कम्युनिटीज की बात की, बहुत सारे कम्युनिटी के पास यूएनएचसीआर रिकॉग्निशन है, रजिस्टर्ड रिफ्यूजी हैं, बट दे आर एट द रिस्क ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेंशन अंडर द फॉरेनर्स एक्ट। अब एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेंशन में एक बात समझिए, लोगों को डिटेन किया गया, लेकिन उसके साथ महिलाएं हैं, बच्चे हैं, उनको भी तो डिटेन किया जा रहा है, उनको भी तो चार दीवारी के अंदर बंद किया जा रहा है। जो बच्चे हैं उनकी क्या गलती है? एंड बिकॉज ऑफ दैट वो बाहर की दुनिया नहीं देख पा रहे हैं। जो बच्चों का एक बचपना होता है वो भी उस चार दीवारी में ही कैद होकर रह गया। ठीक है, सो दे इवन डोंट नो कि वर्ल्ड में क्या चल रहा है, बिकॉज वो चार दीवारों के अंदर पैक है। एंड जबकि आर्टिकल 6 ऑफ द यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड की बात करें, जो इंडिया ने रेटिफाई भी किया था 1992 में, उसमें साफ साफ बोला जाता है कि जो भी बच्चे हैं उसका इनहेरेंट राइट है लाइफ का, सर्वाइवल का, डेवलपमेंट का। तो हमें इस कन्वेंशन का पालन करना होगा ना, अगर हम इस कन्वेंशन के सिग्नेटरी है। एंड अगर हम इसको पकड़ के रखे हुए हैं, डिटेन करके रखे हुए हैं, तो वी आर डिनाइंग द फ्रीडम टू एक्सेस एजुकेशन, फ्रीडम फॉर देयर लाइफ। एंड कहा जा रहा है लगभग 500 रोहिंग्या रिफ्यूजीज आर डिटेन्ड इन वेरियस डिटेंशन सेंटर्स एंड जेल्स अक्रॉस इंडिया, एंड बहुत सारे इसमें चिल्ड्रेन है, एंड इनको फिर बाहर खेलने के लिए भी परमिशन नहीं है, बिकॉज इनके ऊपर रोहिंग्या रिफ्यूजी का आइडेंटिटी लगा हुआ है। तो इश्यू क्या है चिल्ड्रेन के साथ? एक इश्यू ये भी आती है कि जैसे अब ये बच्चे हैं, तो बच्चों को जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंतर्गत जुवेनाइल जस्टिस में भेजा जाता है, तो वो अपने पेरेंट्स से ही अलग हो गए, पहली बात तो ये। और जबकि आपको पता होना चाहिए कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत जो जुवेनाइल जस्टिस में भेजा जाता है, जुवेनाइल जस्टिस होम्स में भेजा जाता है, वो उन बच्चों को भेजा जाता है जिसने कानून का कोई वायलेशन किया हो। लेकिन इस बच्चे ने तो कोई कानून का वायलेशन नहीं किया, फिर इसको इस जस्टिस होम में क्यों भेजा जा रहा है? तो ये सवाल इस आर्टिकल में रेज करा जाता है। तो क्या सॉल्यूशन है, क्या कुछ किए जा सकते हैं तो इंश्योर कि जो भी आपके रोहिंग्या रिफ्यूजी चाइल्ड है वो फिर से इस डिटेंशन कैंप में ना मरे, उनकी मृत्यु ना हो, उसके लिए
उनको रिलीज करना होगा डिटेंशन कैंप से, उनको जो अधिकार है, बच्चों का जो अधिकार है वो इंश्योर करना पड़ेगा, उनको भी डेवलपमेंट का अधिकार है, ग्रोथ का अधिकार है। ऑल्सो फॉर अदर रोहिंग्याज, अथॉरिटी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो इंटरनल गाइडलाइंस 2011 की है उसको फॉलो करना पड़ेगा। इसमें क्या बोला गया है कि जो रिफ्यूजी हैं उनको डिटेंशन के 6 महीने के भीतर भीतर रिलीज कर देना है। बस उनसे क्या करना है, बायोमेट्रिक डिटेल्स कलेक्ट कर लेनी है अलोंग विथ कंडीशंस ऑफ श्योरिटी एज वेल एज गुड बिहेवियर, की जब वो रिलीज होंगे तो गुड बिहेवियर रखेंगे, ठीक है, कोई वायलेंस में इंगेज नहीं होंगे, और साथ ही साथ पुलिस को हर एक महीने रिपोर्ट भी करेंगे। एंड एक और सॉल्यूशन ये हो सकता है कि इंडिया UNHCR यानी कि यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स के साथ मिलकर एक ओम्बड्समैन को अपॉइंट करे जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, ओम्बड्समैन मतलब आप ऑफिसर मान लीजिए जो मध्यस्थता कराता है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि वो इन्वेस्टिगेट करे कि आखिरकार रिफ्यूजी डिटेंशन सेंटर्स में क्या कंडीशंस है, क्या उनको जो प्रॉपर फूड है, जो राइट्स है, वो सब इंश्योर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट एक्शंस लिए जाए, रिफॉर्म्स किए जाए। तो ये कुछ सजेशंस थे। आज का आर्टिकल यहीं समाप्त होता है। कैसा लगा आपको आर्टिकल जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। होप यू अंडरस्टूड ऑल दिस डिटेल्स ऑफ द आर्टिकल्स, एंड आपको चीजें अच्छी लग रही है प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब, प्रमोट करिए, एंड ऑल्सो एजुकेशन को मोर डाइवर्स बनाने का कोशिश करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, वी विल मीट अगेन फॉर द नेक्स्ट डिस्कशन।